आखिर मुरादाबाद में 50-100 रुपए वाले बिसात खाने के आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बेचने वाले एक छोटे से परिवार के ताल्लुक रखने वाला एक लड़का कैसे बन गया देश के सबसे रसूखदार सियासी खानदान का दामाद। शादी के बाद प्रियंका गांधी के ससुर यानी रॉबर्ट वाड्रा के पिता ने अपनी समधन सोनिया गांधी के साथ ऐसी कौन सी हरकत की जिस हरकत से शर्मसार होकर वाड्रा ने अपने पिता से सारे संबंध तोड़ लिए। तो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की शादी में सदी के महानायक बिग बी राजीव गांधी के बाल सखा यानी अमिताभ बच्चन ने ऐसी कौन सी साजिश रची थी जिस साजिश के चलते इस शादी के बाद गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच करीब 100 वर्षों पुराना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। रॉबर्ट वाड्रा यानी प्रियंका गांधी के पति राहुल गांधी के जीजा का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन, ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब तो आपको इस एक सत्र के भीतर मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही मिलेगी रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की फिल्मों से भी फिल्मी वो हैरतअंगेज प्रेम कहानी जिसकी शुरुआत होती है इंदिरा गांधी के द्वारा स्वर्ण मंदिर के भीतर जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के 1 बरस बाद और राजीव गांधी के द्वारा शाह बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाले बिल के सदन में पेश होने के 1 बरस पहले यानी बरस 1985 में, तब जब पढ़ाई के लिए बेहद जागरूक रहने वाली रॉबर्ट वाड्रा की एंग्लो इंडियन मां मौरी के दबाव के चलते रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा जो खुद महज 10वीं पास थे, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का दाखिला दिल्ली के उस सबसे पॉश ब्रिटिश स्कूल में कराया जिस ब्रिटिश स्कूल में देश की नामचीन शख्सियतों के सुपुत्र सुपुत्रियों के साथ ही देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुपुत्री प्रियंका गांधी भी पढ़ा करती थी। मगर प्रियंका और रॉबर्ट की पहली मुलाकात स्कूल में नहीं हुई थी, एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में हुई थी। चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की स्कूलिंग पर पाबंदी लगा दी गई थी और उन्हें सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 1 दिन अपने किसी दोस्त के घर सुरक्षा के कड़े पहरे में जाने की इजाजत थी। यही वजह थी कि प्रियंका स्कूल नहीं जाती थी मगर हफ्ते में 1 दिन किसी न किसी दोस्त के घर जाया करती थी और हफ्ते के किसी ऐसे ही दिन वो अपनी एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी जिस बर्थडे पार्टी में उस बच्ची ने रॉबर्ट को भी अपने स्कूलमेट के चलते बुलाया था। रॉबर्ट के साथ हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में एक दफ़ा प्रियंका एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में खुद बताती हैं कि रॉबर्ट के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तब मैं कह 12-13 बरस की थी, मगर उस पहली ही मुलाकात में मैं रॉबर्ट की तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हुई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि रॉबर्ट मुझे देश की प्रधानमंत्री की बिटिया या एक ऐसी लड़की जो स्कूल नहीं आती है, केवल दोस्तों से ऐसे घरों में आके मिलती है, इन तमाम स्पेशल कारणों से मुझे स्पेशल ट्रीट नहीं करा रहा था बल्कि एक आम लड़की की तरह देख रहा था। यही वजह थी कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और हमारी दोस्ती की शुरुआत उसी बर्थडे पार्टी से हो गई। और फिर 12-13 बरस की प्रियंका और 14-15 बरस के रॉबर्ट की इस खट्टी मीठी स्कूल वाली दोस्ती से देखते ही देखते कब किशोर प्रियंका और किशोर रॉबर्ट के गहरे याराने का शंखनाद हुआ और फिर देखते ही देखते कब वो किशोरावस्था का गहरा याराना जवानी की दहलीज पहुंचते पहुंचते इश्क के तबस्सुम से महकने लगा, ये इन दोनों को इल्हाम ही नहीं हो सका। और ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्कूल की खट्टी मीठी दोस्ती से इश्क की दहलीज तक पहुंचने में प्रियंका और रॉबर्ट के रिश्ते ने करीब 10 बरस लंबा सफरनामा तय किया था। इस दौरान बहुत कुछ था जो बदल गया था। जब प्रियंका और रॉबर्ट की स्कूल वाली खट्टी मीठी दोस्ती की शुरुआत हुई थी ना, तो प्रियंका देश के इतिहास के सार्वकालिक प्रचंडतम बहुमत लाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुपुत्री थी। मगर जब इन दोनों को एक दूसरे से इश्क का एहसास हुआ तब तक प्रियंका सियासत से कोसों दूर रहने वाली सोनिया गांधी की सुपुत्री बन के रह गई थी। वो सोनिया जिनके पास न लौह महिला इंदिरा थी न देश की सियासत के प्रिंस चार्मिंग राजीव। प्रियंका उस गांधी परिवार की बिटिया थी जिस गांधी परिवार के दर पर सियासत कभी दोबारा दस्तक देगी भी या नहीं,
तब देश के बड़े सियासी हलकों में इसको लेकर शक, सुबह और संदेह के काले बादल मंडरा रहे थे। और रॉबर्ट वो तो अब भी मुरादाबाद में वही 50-100 रुपए वाले बिसात खाने के नकली जेवर यानी झुमके और बाली जैसे जेवर बेचने वाले एक छोटे से व्यापारी ही थे। यानी आप समझ सकते हैं इन दोनों के रिश्ते के बीच पद, प्रतिष्ठा, पावर, पहुंच या पैसे की कोई अहमियत नहीं थी। अहमियत थी तो सिर्फ एक दूसरे के दिल के जज्बातों की, जिन जज्बातों के बारे में जब इन दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को बताया तो शायद आपको सुनने में अजीब लगे, मगर प्रियंका गांधी की मां सोनिया गांधी को तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, मगर गर विश्वस्त सूत्रों की माने तो रॉबर्ट वाड्रा के परिवार वालों को इस रिश्ते पर घोर आपत्ति थी, विशेष रूप से रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी को। मगर जब रॉबर्ट इस रिश्ते पर अड़े रहे, प्रियंका के साथ शादी को लेकर अड़े रहे, तो आगे चलकर रॉबर्ट के पिता राजेंद्र वाड्रा ने भी इस रिश्ते पर सहमति जता दी और इस तरह इन दोनों ने एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंधना स्वीकार किया और शादी की तारीख तय की गई 18 फरवरी बरस 1997। मगर तभी अचानक एक रोज देश की मीडिया के सामने प्रकट होते हैं राजीव गांधी के बाल सखा, प्रियंका के मामू, सोनिया के राखी भाई अमिताभ बच्चन यानी अमित जी, जो मीडिया के सामने यह ऐलान करते हैं कि उन्होंने भी अपनी बिटिया की शादी तय कर दी है और शादी की तारीख तय हुई है 17 फरवरी बरस 1997, यानी प्रियंका गांधी की शादी के ठीक एक दिन पहले वाला दिन। अब हो सकता हो आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें कौन सी खास बात है, ठीक है प्रियंका गांधी की शादी के एक दिन पहले हो गई शादी, कौन सी बड़ी बात है। मगर यकीन मानिए गर गांधी परिवार के दृष्टिकोण की माने तो उस वक्त गांधी परिवार के लिए यह बात बहुत बड़ी बन गई थी। गर गांधी परिवार के अंतरतम सूत्रों के सबसे बड़े मुखार बिंदु कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई की लिखी हुई किताब 24 अकबर रोड या फिर नेता अभिनेता की माने तो तब गांधी परिवार को अमिताभ बच्चन का यह फैसला नागवार गुजरा था। गांधी परिवार अमिताभ बच्चन के इस फैसले से बेहद क्षुब्ध था, दुखी था, चूंकि उसे ऐसा लगता था कि चूंकि उस वक्त गांधी परिवार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तुलना में पद, प्रतिष्ठा, पावर, पहुंच और पैसे हर लिहाज से बेहद कमजोर था। ऐसे में गर अमिताभ बच्चन अपनी बिटिया की शादी प्रियंका गांधी की शादी के ठीक एक दिन पहले करेंगे तो देश की मीडिया जगत में जो थोड़ी बहुत तवज्जो प्रियंका की शादी को मिल भी रही थी वो भी नहीं मिलेगी और देश की मीडिया का पूरा ध्यान महज और महज अमिताभ बच्चन की उस भव्यतम शादी की ओर लग जाएगा, जिस शादी से निश्चित रूप से बेहद छोटे स्तर पर होने वाली थी प्रियंका की शादी। इसीलिए गांधी परिवार ने बच्चन परिवार के साथ अपने बरसों पुराने ताल्लुकातों का हवाला देते हुए अमिताभ बच्चन को कई दफा ऐसे संकेत भी दिए कि वो अपनी बिटिया की शादी पोस्टपोन कर दें, चूंकि प्रियंका गांधी की शादी अमिताभ बच्चन की अपनी बिटिया की शादी तय करने के बहुत पहले तय हो गई थी। मगर अमिताभ बच्चन ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस आग्रह को दरकिनार कर दिया और अपनी बिटिया की शादी प्रियंका गांधी की शादी के एक दिन पहले ही की और हुआ वही जिसका गांधी परिवार को डर था। बच्चन परिवार की भव्यतम शादी की चकाचौंध में प्रियंका गांधी की शादी कहीं गुमनाम सी रह गई। मीडिया जगत ने उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी, किसी तरह की कोई खबरें प्रियंका गांधी की शादी को लेकर देश में चली ही नहीं। हर जगह महज अमिताभ बच्चन की बिटिया की शादी का ही शोर था। हाँ, बाद में अमिताभ बच्चन साहब गांधी परिवार को दिए गए इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अपनी बिटिया की शादी का कामकाज निपटाने के बाद अगले दिन प्रियंका गांधी की शादी के वेन्यू पर पहुंच जरूर गए थे और बाकायदा हाथ जोड़कर वेन्यू के दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का इस्तकबाल करते भी नजर आए थे, जो बात देश की मीडिया जगत ने प्रियंका गांधी की शादी की सबसे खास बात बताकर प्रचारित की गई कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। मगर यकीन मानिए ये बात देश की मीडिया जगत के लिए भले से प्रियंका गांधी की शादी का सबसे बड़ा आकर्षण रही हो, मगर मेरे लिए इस शादी का सबसे बड़ा आकर्षण थी प्रियंका गांधी की वो लाल रंग की साड़ी, जिस साड़ी में प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के साथ 7 फेरे लिए थे। क्योंकि ये वही साड़ी थी जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई के दौरान, जेल में रहने के दौरान खुद अपने हाथों से चरखे से काट काट कर अपनी बिटिया इंदिरा की शादी के लिए तैयार की थी। पहले इंदिरा ने यही शादी का जोड़ा पहनकर फिरोज के साथ शादी की थी। फिर इंदिरा ने अपनी ये साड़ी अपनी बड़ी बहू सोनिया को दे दी, जिन्होंने
यही लाल रंग की साड़ी पहनकर राजीव के साथ साथ फेरे लिए थे और फिर सोनिया ने अपनी ये साड़ी यानी नेहरू के हाथों से बनाई हुई साड़ी, जो नेहरू ने जेल में अपने हाथ से चरखे से काट काट कर बनाई थी, वो साड़ी अपनी बिटिया प्रियंका को दी, जिस साड़ी में ही प्रियंका ने रॉबर्ट वाड्रा का पानी ग्रहण किया था। यकीन मानिए जिस वक्त शादी की वो तमाम रस्में निभाई जा रही थी, उस वक्त देश के तमाम पत्रकार अखबारों में एक सवाल लिख रहे थे, सवाल कि क्या गांधी परिवार में शामिल होने वाले ये नए सदस्य रॉबर्ट वाड्रा सियासत में सक्रिय होंगे या फिर अपने पुराने व्यापार में ही लगे रहेंगे। और इस सवाल का जवाब देश की मीडिया के साथ साथ समूचे देश को चंद महीनों के भीतर भीतर मिल गया, जब प्रियंका के साथ शादी करने के बाद रॉबर्ट लाइमलाइट से कोसों दूर महज और महज अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में नजर आने लगे। यकीन मानिए प्रियंका के साथ शादी के बाद बरसों तक रॉबर्ट वाड्रा का नाम कभी अखबारों में देखा ही नहीं गया था। रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो प्रियंका के साथ शादी के कई बरस बाद पहली दफा लोगों ने पढ़ा रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा खुद देश भर के अखबारों में छपवाई गई एक खास तरह की नोटिस में, जिस नोटिस में रॉबर्ट वाड्रा ने समूचे देश को संबोधित करते हुए यह आधिकारिक ऐलान किया था कि चूंकि उनके पिता राजेंद्र वाड्रा और उनके भाई के चाल चलन ठीक नहीं हैं, इसीलिए वो आधिकारिक रूप से अपने पिता और अपने भाई के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ रहे हैं और आगे से उनके पिता और उनके भाई के द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए ना तो वो स्वयं उत्तरदायी होंगे ना जवाबदेह। अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पिता और अपने भाई के साथ रिश्ते तोड़ने वाली इस नोटिस को छपवाने का फैसला अपने पिता की एक बेहद घटिया हरकत के देखने के बाद किया था। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा ने अपनी समधन यानी सोनिया गांधी के सियासी रसूख की धौंस दिखाते हुए यूपी में कई लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए की ठगी कर ली थी। जब ये बात सोनिया गांधी के कानों तक पहुंची थी तो जाहिराना तौर से सोनिया बहुत बिफरी थी और उन्होंने इसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा को तलब भी किया था, जिसके बाद रॉबर्ट ने आधिकारिक रूप से अखबार में यह ऐलान किया कि उनका अपने पिता और अपने भाई के साथ कोई संबंध, कोई ताल्लुकात नहीं है। यकीन मानिए यह पहली दफा था जब देश अखबारों में प्रियंका के ससुराल वालों यानी रॉबर्ट वाड्रा के परिवार वालों के विषय में कोई खबर पढ़ रहा था। मगर आखिरी दफा नहीं था, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के अपने पिता और अपने भाई के साथ रिश्ते तोड़ने के बाद बरसों तक देश के अखबारों में रॉबर्ट वाड्रा के परिवार वालों के बारे में खबरें छपती रहीं। और कमाल की बात है कि वो तमाम खबरें महज और महज एक ही तरह की होती थीं, वाड्रा के परिवार के किसी न किसी शख्स की मौत से जुड़ी हुई। यकीन मानिए रॉबर्ट वाड्रा ने जिस दिन से अपने पिता और अपने भाई के साथ अपने संबंध विच्छेद की नोटिस अखबारों में छपवाई थी, न जाने कैसे और क्यों वाड्रा के परिवार वालों में एक के बाद एक मौतों का वो सिलसिला सा शुरू हुआ, जो सिलसिला सुनने वाले हर किसी शख्स के कान खुद ब खुद सिहर से जाते हैं। माने सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल का निधन होता है एक रोड एक्सीडेंट में। अभी वाड्रा अपनी बहन के मौत के गम से उबरे भी नहीं होते हैं कि अचानक खबर सामने आती है कि वाड्रा के चाचा जान भी अस्पताल में दम तोड़ दिए हैं। इन दो मौतों से वाड्रा का परिवार अभी संभला भी नहीं होता है कि चंद महीनों के भीतर भीतर एक दिल दहला देने वाली खबर वाड्रा के फ़ोन पर दस्तक देती है, जब वाड्रा को कोई व्यक्ति सूचना देता है फ़ोन पर कि उनके भाई ने आत्महत्या कर ली है और खुदकुशी के चलते उसकी भी मौत हो गई है। यकीन मानिए एक के बाद एक हुई इन तीन मौतों से सिहर से चुके वाड्रा के परिवार वाले ने अभी ढंग से राहत की सांस भी नहीं ली थी, जब अचानक से एक रोज़ अखबारों में खबर छपती है कि रॉबर्ट वाड्रा के पिता यानी प्रियंका गांधी के ससुर और सोनिया गांधी के समधी दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में संदिग्धावस्था में मृत पाए गए हैं। यकीन मानिए ये खबर होगी बरस 2008-9 की। तब तक रॉबर्ट वाड्रा देश के घर घर तक जाने पहचाने नहीं जाते थे, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को तो देश के जन जन तक पहुंचाने का श्रेय जाता है अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने अन्ना आंदोलन के बाद अपनी पत्रकार वार्ताओं में रॉबर्ट वडेरा के आगे श्री लगा लगा कर रॉबर्ट वडेरा का जो श्री छीना, माने रॉबर्ट वडेरा पे जिस तरह के
तथ्यात्मक इल्जाम लगाए कि कैसे महज 3 बरस के भीतर भीतर रॉबर्ट वडेरा की कंपनी 50 लाख से 50 करोड़ और फिर 50 करोड़ से 300 करोड़ की कंपनी बन गई। कैसे रॉबर्ट वडेरा के नाम हरियाणा से लेकर बीकानेर तक पहले तमाम एग्रीकल्चरल लैंड्स की गई और फिर उन्हीं एग्रीकल्चर लैंड्स के बगल से रोड निकालकर उन लैंड्स को एग्रीकल्चर से कमर्शियल की श्रेणी में डालकर रॉबर्ट वडेरा को हजारों करोड़ के फायदे पहुंचाए गए। उसने बरस 2014 के लोकसभा चुनावों के पहले दिल्ली की गद्दी पर आंख गड़ाई हुई भगवा ब्रिगेड को मौका दे दिया रॉबर्ट वडेरा को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर टारगेट करने का। और फिर इसके बाद तो देश की भगवा ब्रिगेड ने अपनी मशीनरी रॉबर्ट वडेरा के पीछे जो लगाई कि रॉबर्ट वडेरा जो नाम देश में गिने चुने लोग 2014 के पहले जाना करते थे, वो नाम जीजा जी के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनावों का सबसे बड़ा जुमला बन गया। वो बात और है कि अब जब दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी को बैठे हुए करीब 12 बरस होने को आए हैं, भगवा ब्रिगेड देश पर पूरी तरह से छाई हुई है, तब भी गर जीजा जी सही सलामत सकुशल बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सवाल तो बनता है कि क्या अब भी जीजा जी एक चुनावी जुमला बन सकता है भारतीय जनता पार्टी और भगवा ब्रिगेड के लिए या नहीं। अब जान रहा हूं आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ना कि ये सत्र अब आहिस्ता आहिस्ता अंत की ओर जा रहा है, वाड्रा की कहानी अब पूरी होने वाली है। तो जनाब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी इस कहानी का सबसे बड़ा हाई पॉइंट आना बाकी है जो मैंने छुपा रखा था। याद आया कुछ? हमने सत्र की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम इस सत्र में आपको प्रियंका गांधी के पति यानी रॉबर्ट वाड्रा का पाकिस्तान कनेक्शन भी बताएंगे। वो कनेक्शन तो अभी हमने आपको बताया नहीं है। आइए, अब तक नहीं बताया है तो अब बताए देते हैं। दरअसल अगर आप प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की जड़ें खंगालेंगे तो वो जड़ें आपको सीधा लेकर जाएंगी पाकिस्तान की फौज के शहर के नाम से मशहूर, पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर कहे जाने वाले पाकिस्तानी पंजाब के शहर सियालकोट में, जहां रॉबर्ट वाड्रा के दादाजी यानी श्री हुकुम नारायण जी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का ही अपना बिजनेस किया करते थे और वहां उनका भरा पूरा व्यापार था आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का, जो मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था। मगर जाहिराना तौर से जब देश में 1947 के अगस्त के महीने के 14वीं तारीख के रोज बंटवारे का ऐलान हुआ तो एक रात जिन्ना के जाहिलों की फौज ने सियालकोट पर धावा बोल वहां रह रहे तमाम गैर इस्लामियों को वहां से भगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मजबूरन अपना भरा पूरा व्यापार छोड़कर किसी तरह अपना और अपने परिवार की जान बचाते हुए थोड़े बहुत साजो सामान और पैसे कौड़ी के साथ हुकुम नारायण जी को भारत का रुख करना पड़ा। यहाँ आने के बाद भी हुकुम नारायण जी ने पहले मुरादाबाद को अपना ठिकाना नहीं बनाया था, बल्कि वो बेंगलोर गए थे और वहाँ उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश की थी। मगर जब बात वहाँ नहीं बनी तो किसी जान पहचान वाले की सलाह पर हुकुम नारायण जी ने मुरादाबाद को अपना नया ठिकाना बनाया और वहाँ अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिशें की। जब बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया तब हुकुम नारायण जी ने पीतल नगरी मुरादाबाद की पहचान यानी पीतल के बर्तनों के व्यापार को भी अपने इस व्यापार में शामिल कर लिया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता हुकुम नारायण जी के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। और फिर एक रोज़ पाकिस्तान से भाग कर आए हुकुम नारायण जी ने मुरादाबाद की सिविल लाइन में कोठी नंबर 35 को अपने परमानेंट एड्रेस के तौर पर नामित करा लिया, यानी कोठी नंबर 35 खरीद ली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुरादाबाद शहर की सिविल लाइन की सड़कों पर चलेंगे तो आपको कोठी नंबर 35 दिख जाएगी। ये वही कोठी है जहां रॉबर्ट वाड्रा के बचपन के शुरुआती बरस गुजरे हैं, जब तक कि रॉबर्ट वाड्रा का दाखिला दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में नहीं करा दिया गया था। चूंकि दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में एडमिशन कराने के बाद वाड्रा की ज़िंदगी किस कदर करवटें लेती हैं, ये तो अभी हम आपको इस समूचे सत्र में पहले ही बता चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस सत्र के भीतर रॉबर्ट वाड्रा के बारे में थोड़ा बहुत ही सही मगर कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सत्र कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।